हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट ये भाषा, बोले, लिपि एवं व्याकरण। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा। तो प्रत्येक मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है और दूसरे के मन के भावों को जानना चाहता है। यानी देखो, कोई भी मनुष्य है तो वो अपने भावों को प्रकट करना चाहता है और दूसरे वाला क्या कहना चाह रहा है उसको समझना चाहता है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त करनी व्यक्तवाणी को कहते हैं। यानी जो भी हम मनुष्य आपस में वार्तालाप करते हैं, किसी को समझते हैं या अपना दूसरे को समझाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाणी। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। यानी इससे क्या करते हैं? मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान स्वेच्छानुसार करता है। यानी अपने मन के मुताबिक भी वो उसका क्या करता है? अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले सांकेतिक भाषा, दूसरी मौखिक भाषा और तीसरी लिखित भाषा। अगर हम शॉर्ट में जाने तो सांकेतिक यानी इशारा करके, मौखिक यानी मुख से बोलकर और लिखित यानी लिखकर। चलो अब इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सांकेतिक भाषा। तो जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लोग संकेतों के माध्यम से अपने मन की बात कहते थे। यानी जब भाषा हुआ ही नहीं था कि भाषा को कोई जानता ही नहीं था, उससे पहले लोग कैसे बताते थे? संकेत कर कर, कैसे इशारा कर करके बातें करते थे। आजकल भी हम लोग कभी कभी संकेत करके अपने मन की बात कहते हैं। जैसे मैच के दौरान अंपायर अपने हाथों के द्वारा संकेत करके अपने मन की बात कहता है। इसी प्रकार रेलगाड़ी का गार्ड झंडे दिखाकर अपने मन की बात कहता है और चालक गाड़ी चला देता है या रोक देता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेत के माध्यम से ही वाहन करता है। यानी अब भी हम संकेतों का यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ पे हमने रेलगाड़ी पे देखा, जो चौराहे पे पुलिस रहती है उनको भी, तो वो ऐसे करते हैं एम्पायर। तो सब क्या करते हैं? संकेतों से, इशारों से अपना बताते हैं कि हाँ आउट है, नॉट आउट है, और वो क्या करेंगे? इधर जाना इधर जाना, ऐसे कर गए। फिर आती है मौखिक भाषा। तो जब हम अपने मन की बात मुख से बोलते हैं यानी मुंह से बोलते हैं और अन्य लोग कानों से सुनकर समझते हैं, तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दूरदर्शन पर समाचार सुनना, तो टीवी पर क्या हो रहा है? टीवी सुन रहे हैं हम, टीवी पर न्यूज सुन रहे हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे, तो ये क्या है? मौखिक, मैं मुंह से बोलकर बता रही हूँ। टेलीफोन पर वार्तालाप करना, टेलीफोन पर हम बात करते हैं। कक्षा में अध्यापिका द्वारा समझाए बोली जाने वाली बात को सुनना। जब आपकी क्लास में टीचर आपको समझाती है तो वो भी मौखिक भाषा होता है। 2 व्यक्ति द्वारा आपस में बातचीत, आप अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से सबसे बात करते हो, तो वो भी किसमें आएगा? मौखिक भाषा में। तो बोलकर अपने भाव व विचार प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे संवाद अर्थात वार्तालाप भी कहा जाता है। लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या हो जाएगी? जिस भाषा को हम प्रकट करते हैं तो उसे कहा जाता है लिखित भाषा। जैसे हमारी बुक्स हो गई, तो बुक्स में भी तो ये सब प्रिंटेड, हम इसी को तो पढ़ रहे हैं। तो निबंध हो गया, पुस्तकें, अखबार, ये सब आ जाएंगे लिखित में। फिर मातृभाषा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में व्यवहार व सम्मत रखने के लिए वह समाज में प्रचलित भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि वह भाषा ही उसकी मातृभाषा हो। यानी जैसे लोग रहते हैं तो किसी न कोई भाषा बोलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं वही उनकी मातृभाषा होगी। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो मातृभाषा माता पिता व पारिवारिक सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। तो माता पिता व पारिवारिक सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिससे बच्चे का सर्वप्रथम परिचय होता है, वह मातृभाषा कहलाती है। सर्वप्रथम बच्चा इसी भाषा को अपने परिवार में सीखता है। अब देखो, जैसे आप किसी परिवार में पैदा हुई, तो अगर वहाँ पे बंगाली बोली जाती है तो बच्चा बंगाली सीखेगा, क्योंकि वही उसके मम्मी पापा और आसपास के लोग बोलते हैं। वहीं अगर इधर बच्चा गुजराती में पैदा हुआ तो गुजराती पहले सीखेगा, हिंदी में है तो हिंदी पहले सीखेगा, और इंग्लिश वाला बच्चा है तो वो इंग्लिश पहले सीखेगा। तो वही इनसे क्या हो जाती है? मातृभाषा, जो वो अपने मम्मी पापा से और आस पड़ोस से सीखता है। सबसे पहले भाषा जो छोटा बच्चा सीखेगा। फिर राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा। तो भारत एक विशाल देश है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाएं? 22। भारत की राजभाषा व राष्ट्रभाषा होने का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ। अब हिंदी ही क्यों?
देखिए ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसीलिए उससे क्या बना दिया गया, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। भारतीय संविधान में जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है, उसी प्रकार भारत की राजभाषा व राष्ट्रभाषा होने का गर्व हिंदी को प्राप्त हुआ है। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, अमेंडमेंट्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, ऐसे ही एक अलग से हिंदी के बारे में भी लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को यह सम्मान प्राप्त होता है। यानी इसी को क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 343। और कौन सी डेट को, 14 सितंबर 1949। तो देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजकीय व प्रशासकीय कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। यह भाषा दो राज्यों के बीच संपर्क का कार्य बनती है। यानी क्या होते हैं, जैसे वे दो राज्य आपस में बात करेंगे तो वो हिंदी में कर सकते हैं। फिर बोली, तो बोली बहुत प्रकार की हो सकती है। तो भाषा के क्षेत्र रूप को बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। भारत देश में कुछ प्रचलित बोलियां निम्नलिखित है, हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेली, कुमाऊनी, भोजपुरी आदि। तो देखो बोली क्या होती तो जैसे लैंग्वेज ही हिंदी है, पर बोलने का तरीका अलग होता है। अब देखो यहाँ के लोग कुछ शब्द अलग बोलेंगे, हम थोड़ा दूर चले जाएंगे तो उनकी बोली में थोड़ा बोलने के तरीके में थोड़ा अंतर आ सकता है, तो उसी को हम बोली कहते हैं। फिर लिपि, तो संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, जिसका प्रयोग करके हम उस भाषा को लिखित रूप प्रदान करते हैं। यानी जो उसको लिखने का माध्यम होता है, बोलने में तो हम कुछ ही बोलती है, तो जो उसका लिखित रूप होता है वो क्या कहलाती है, लिपि। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते। तो देखो जैसे कुछ भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाएंगी, तो हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी हमारी देवनागरी में, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश रोमन लैंग्वेज में, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में। तो ये वाली लर्न होनी चाहिए। फिर व्याकरण, तो देखो अंकित खाना खाते हैं, तो कुछ वाक्य अजीब से नहीं लग रहे कि कुछ तो इनमें गड़बड़ है, तो यही है हमारी व्याकरण। अगर हम गलत सीखेंगे, गलत लिखेंगे, तो यही लोगों को सीखना होता है कि कहाँ पे पढ़ रहा है आएगा, कहाँ पे पढ़ रही आती। तो इसके लिए हमें लिंग, वचन, कारक और बहुत सारी चीजें सीखनी होती। तो देखो इन्हीं को अगर हम सही करके लिखते, तो अंकित खाना खाता है, मेरी छोटी बहन पढ़ रही है, तो अब भी तो ये वाक्य सही लग रहा है। तो इनकी अशुद्धियां हमने खत्म कर दी और इसे सही तरीके से लिखा गया है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप के नियमों की जानकारी देता है। यानी व्याकरण यही नहीं कि आपने कुछ भी वाक्य बोला वो सही है, उसमें लिंग सही होना चाहिए, वचन सही होना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना है। और देखो वही वाक्य थे, हमने उनकी क्या कर दी, उनको सही करके लिखा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, व्याकरण। यानी जो भी उसमें गलतियां होंगी वो हमें सही करते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ में खत्म होता है। आज के लिए इतना ही।